दोस्तों अगर आप कॉमेट के 2026 की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके लिए वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कॉमेट के 2026 के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, मोस्ट इंपॉर्टेंट डेट्स और फी पर। तो अगर आप रियली में कॉमेट के एस्पिरेंट हैं तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, ताकि सारी चीज़ें आप सबों को क्लियर हो जाए। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 2026 पर। तो नंबर 1, कैंडिडेट्स हु आर इंडियन सिटीजन और ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। यानी दोस्तों जो कैंडिडेट जो भारतीय नागरिक हैं, इंडियन सिटीजन हैं, या फिर ओसीआई हैं, या फिर दोस्तों पीआईओ हैं, है ना, तो वे सभी जो है कॉमेट के 2026 प्रवेश परीक्षा यानी एंट्रेंस एग्जामिनेशन में जो है वो बैठ सकते हैं। ठीक, तो अगर आप दोस्तों यहाँ पे एलिजिबल हैं तो अपियर फॉर कॉमेट के एंट्रेंस एग्जाम विच बी हेल्ड ऑन 9 मई 2026, है ना। अगर आप इंडियन सिटीजन हैं या ओसीआई हैं या फिर पीआईओ हैं तो आप कॉमेट के का जो एंट्रेंस एग्जाम है जो 9 मई 2026 को होने वाला है, आपको दोस्तों उसमें अपियर होना पड़ेगा, तभी जो है आप कॉमेट के 2026 के माध्यम से जो काउंसलिंग करा पाएंगे और कर्नाटका के किसी भी इंजीनियरिंग कॉलेज में जो दोस्तों एडमिशन ले पाएंगे। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बात करते हैं क्वालिफिकेशन पर कि क्वालिफिकेशन क्या रखा गया है। तो फॉर एडमिशन फॉर बी एंड बीटेक इज सेकेंड पीयूसी और 10+2 हायर सेकेंडरी, है ना। अगर आप बी या बीटेक में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपका सेकेंड पीयूसी होना चाहिए या फिर 10+2 हायर सेकेंडरी जो है दोस्तों आपका होना चाहिए, और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन रिकॉग्नाइज्ड बाय स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट। और इस तरह का कोई भी अगर स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा या सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो भी रिकॉग्नाइज्ड मान्यता प्राप्त बोर्ड से, है ना, अगर आपका 10+2 है तो आप इस एग्जाम के लिए जो दोस्तों आप एलिजिबल माने जाएंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे कुछ कंडीशन है कि लास्ट 2 ईयर ऑफ स्टडी सेल कंप्राइज ऑफ फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोटेक्नोलॉजी और बायोलॉजी और कंप्यूटर साइंस और इलेक्ट्रॉनिक्स, मैथमेटिक्स, इंग्लिश एज कंपलसरी सब्जेक्ट, है ना। लेकिन आपका जो 2 साल का स्टडी है उसमें आपका फिजिक्स होना चाहिए, केमिस्ट्री होना चाहिए, या फिर आपका केमिस्ट्री के जगह पे बायोटेक्नोलॉजी, बायोलॉजी या कंप्यूटर साइंस या इलेक्ट्रॉनिक्स होना चाहिए, और मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश ये सारे जो सब्जेक्ट है दोस्तों वो कंपलसरी है। यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री में आपके पास ऑप्शन है बायोटेक्नोलॉजी, बायोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स का, लेकिन फिजिक्स, मैथमेटिक्स, इंग्लिश ये 3 जो है कंपलसरी है। बाकी केमिस्ट्री में आपके बहुत सारे ऑप्शन, उनमें से कोई भी आपका एक सब्जेक्ट जो है +2 में होना चाहिए। ठीक है, यानी आपने जो 11th और 12th पढ़ा है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं दोस्तों द जनरल मेरिट कैंडिडेट यानी जीएम कैंडिडेट के लिए यहाँ पे कितना क्वालिफिकेशन परसेंटेज रखा गया है। तो शुड हैव पास्ड विथ मिनिमम एग्रीगेट 45% मार्क्स, है ना। अगर आप जीएम कैंडिडेट हैं, है ना, जनरल मेरिट कैंडिडेट, तो आपका कम से कम 45% होना चाहिए टोटल सारे सब्जेक्ट्स को मिलाकर। ठीक है, एंड 40% इन रिस्पेक्ट ऑफ SC ST OBC कैंडिडेट ऑफ कर्नाटका स्टेट। और अगर आप कर्नाटका स्टेट के SC ST या फिर OBC कैटेगरी से आते हैं तो फिर आपका 40% जो है आपका होना ही चाहिए। ठीक है, इन फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स, ये 3 सब्जेक्ट में, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स में। ठीक है, एंड शुड हैव पास्ड दिस सब्जेक्ट इंडिविजुअली, और आपको इन तीनों सब्जेक्ट में इंडिविजुअली भी जो है पास होना चाहिए। ठीक है, जैसे मान लीजिए फिजिक्स है तो उसमें भी आपको पास करना होगा, केमिस्ट्री में भी पास होना चाहिए, मैथमेटिक्स में भी पास होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप 2 सब्जेक्ट में पास है, एक सब्जेक्ट में फेल है और आपका यहाँ पे 45% आ जा रहा है तो आप एलिजिबल हो जाएंगे, तो ऐसा नहीं है। ठीक है, इसके अलावा फिजिक्स, मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश आर कंपलसरी। देखिए यहाँ पे 3 जो सब्जेक्ट है ना, फिजिक्स, मैथमेटिक्स और इंग्लिश, है ना, ये बी और बीटेक के लिए यहाँ पे मतलब एंट्रेंस के लिए 3 कंपलसरी सब्जेक्ट है, ये आपका होना ही चाहिए। लेकिन यहाँ पे केमिस्ट्री के साथ ऑप्शन है दोस्तों, केमिस्ट्री होना चाहिए एक 4th सब्जेक्ट के तौर पे, या फिर बायोटेक्नोलॉजी या फिर बायोलॉजी या फिर कंप्यूटर साइंस या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स आपका ऑप्शनल होना चाहिए, है ना। यानी इन 4-5 में से कोई एक सब्जेक्ट आपका होना चाहिए, यानी टोटल आपके 4 सब्जेक्ट्स होने चाहिए। ठीक है, however change if any in the eligibility criteria by AICTE और VTU will be adopted। ठीक है, अब देखिए अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में किसी भी तरह का कोई चेंज किया जाता है AICTE या फिर VTU के द्वारा, तो वो वहाँ पे बाद में उसको एक्सेप्ट कर लिया जाएगा, उसमें आप कोई ऑब्जेक्शन जो है दोस्तों रेज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बात करते हैं कैंडिडेट हु शुड हैव पास्ड इन ऑल द इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स इंक्लूडिंग ऑल द ऑप्शनल और एडिशनल सब्जेक्ट। अब देखिए जो भी यहाँ पे आपको सब्जेक्ट बोला गया दोस्तों, जैसे पहला जो सब्जेक्ट था वो फिजिक्स है ना, उसके बाद आपका मैथमेटिक्स है ना, उसके बाद इंग्लिश और
आपका जो है नेक्स्ट आपका या तो केमिस्ट्री होगा या फिर बायोलॉजी होगा या कंप्यूटर साइंस होगा, तो इन सारे में आपको यहाँ पे इंडिविजुअली पास करना है, हर सब्जेक्ट में आपको यहाँ पे पास करना है, ठीक है, तभी आप जो एलिजिबल माने जाएंगे। 6 है ऑल द सब्जेक्ट शुड बी पास्ड फ्रॉम वन सिंगल बोर्ड। अब देखिए यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज क्या दिया गया है कि जितने भी सब्जेक्ट्स आपका है वो सारे सब्जेक्ट जो सिंगल बोर्ड से ही पास आउट होना चाहिए, है ना। जैसे मान लीजिए अगर आपने सीबीएसई से एग्जाम दिया, अब पता चला कि आप फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में सीबीएसई से पास आउट है और एक सब्जेक्ट जो है आप एनआईओएस बोर्ड से पास आउट है, तो ऐसा नहीं चलेगा। आपका फिजिक्स मैथ और इंग्लिश केमिस्ट्री ये जो भी सब्जेक्ट आपका है वो सारे के सारे जो है सिंगल बोर्ड से, यानी या तो आप सारे के सारे सब्जेक्ट में सीबीएसई से आपने पास कर रखा है या फिर एनआईओएस से पास कर रखा है ना, तभी जो आप यहाँ पे एलिजिबल माने जाएंगे। अगर 2 सब्जेक्ट आपने सीबीएसई से, 2 सब्जेक्ट एनआईओएस से अगर पास किया है और आप फॉर्म फिलअप कर रहे हैं, तो फिर यहाँ पे आपको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो मार्क्स कार्ड फ्रॉम 2 डिफरेंट बोर्ड्स विल नॉट बी एक्सेप्टेड। तो 2 अलग अलग बोर्ड का यहाँ पे मार्क्स कार्ड जो है वो आपका एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे एक सिंगल कैंडिडेट है पासिंग हैविंग मार्क्स कार्ड ऑफ फिजिक्स एंड केमिस्ट्री फ्रॉम सीबीएसई बोर्ड। यहाँ पे एक एग्जांपल दिया जा रहा है कि मान लीजिए एक बोर्ड से आपने सीबीएसई बोर्ड से फिजिक्स और केमिस्ट्री का मार्क्स कार्ड आपने यहाँ पे कंसिडर कर लिया और मार्क कार्ड ऑफ मैथमेटिक्स फ्रॉम एनआईओएस बोर्ड इज नॉट एलिजिबल, ठीक है। तो क्लियर हो गया कि आपको सारे सब्जेक्ट जो है वो एक ही बोर्ड से पास करने, सिंगल बोर्ड से पास करना है ना। अगर आप अलग अलग बोर्ड से अलग अलग सब्जेक्ट पास करके यहाँ पे फॉर्म फिलअप कर रहे हैं तो आप एलिजिबल नहीं होंगे, वो एक्सेप्ट भी आपका नहीं किया जाएगा। चलिए 7th, एन अटेम्प्ट इन द कॉमेट एंट्रेंस एग्जाम टेकिंग एडमिशन फॉर इंजीनियरिंग कोर्सेज इज कंसिडर्ड एडिक्वेट फॉर फिगरिंग इन द रैंक लिस्ट, है ना। तो अगर आप यहाँ पे कॉमेट के का एग्जाम देते हैं, उसके बाद जो भी आपका रैंक आएगा उसके बेसिस पे यहाँ पे आपको कंसिडर किया जाएगा। लेकिन कैंडिडेट हु हैव ऑब्टेन 0 मार्क्स विल नॉट बी असाइंड एनी रैंक, है ना। लेकिन अगर आप 0 मार्क्स यहाँ पे ऑब्टेन करते हैं दोस्तों, तो आपको यहाँ पे कोई रैंक जो है असाइन नहीं किया जाएगा, ठीक। मोस्ट इंपॉर्टेंट है यहाँ पे डिप्लोमा कैंडिडेट आर नॉट एलिजिबल टू टेक द एंट्रेंस टेस्ट, है ना। अगर आप डिप्लोमा कैंडिडेट आपने डिप्लोमा कर रखा है तो फिर आप यहाँ पे कॉमेट के का फॉर्म जो है फिलअप नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे दोस्तों? तो देयर आर नो लेटरल एंट्री एडमिशन, है ना। यहाँ पे कोई लेटरल एंट्री जो है नहीं मिलता है आपको, +2 के बेसिस पे ही यहाँ पे जो है सारे कोर्सेज में एडमिशन जो है देखने को मिलता है, ठीक है। तो अगर डिप्लोमा कर रखे हैं तो फिर आप कॉमेट के लिए एलिजिबल नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ पे कोई लेटरल एंट्री का ऑप्शन नहीं रखा गया है। चलिए आगे दोस्तों हम लोग बात करते हैं कैलेंडर ऑफ इवेंट कॉमेट के एग्जाम 2026 को लेकर। तो आपका यहाँ पे सबसे पहला जो डेट है दोस्तों वो है 3 फरवरी 2026 2 PM, है ना। और इस दिन से आपका जो है ऑनलाइन एप्लीकेशन जो विंडो है दोस्तों वो ओपन हो रहा है, यानी 3 फरवरी से आपका फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो जाएगा, 3 फरवरी को दोपहर 2 बजे से, ठीक है। उसके बाद जो दूसरा इंपॉर्टेंट डेट है वो आपका 18 फरवरी 2026। तो मॉक टेस्ट मेड अवेलेबल ऑनलाइन, है ना। कॉमेट के जो अपना मॉक टेस्ट भी अवेलेबल कराती है। कॉमेट के का जो ऑफिशियल वेबसाइट है www.cometk.org पे आप जाके अपना मॉक टेस्ट भी दे सकते हैं दोस्तों। तो 18 फरवरी से जो है वो मॉक टेस्ट आपके वेबसाइट पर, कॉमेट के का जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर अवेलेबल हो जाएगा, आप दे सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों 16 मार्च 2026। तो एप्लीकेशन इन डेट, यानी इस दिन 16 मार्च को जो है आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन विंडो जो है ना, वो क्लोज कर दिया जाएगा 12 नून तक, ठीक है। उसके बाद 10 अप्रैल 2026 को दोस्तों स्टार्ट डेट टू एडिट सेलेक्ट फाइल इन एप्लीकेशन फॉर्म, यानी 10 अप्रैल से आपका फॉर्म आपने जो फिलअप किया है एप्लीकेशन फॉर्म, है ना, उसका एडिट अगर आप करना चाहते हैं, किसी भी चीज में चेंज करना चाहते हो, तो आप 10 फरवरी को दोपहर 2 बजे से जो चेंज कर पाओगे। और कब तक आप चेंज कर पाओगे दोस्तों? तो 13 अप्रैल 2026 तक जो है, यानी लास्ट डे टू एडिट सेलेक्ट फील्ड्स इन एप्लीकेशन फॉर्म, है ना। तो 13 अप्रैल दोपहर 2 बजे तक जो है आप अपना एडिट कर पाएंगे जो भी आपको एडिट करना हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डेट है 19 अप्रैल 2026। तो स्टार्ट डेट ऑफ डाउनलोड टेस्ट एडमिशन टिकट, यानी TAT, जिसको हम लोग एडमिट कार्ड बोलते हैं दोस्तों। तो आपका 29 अप्रैल 2026 से जो है आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। और 9 मई 2026 को जो है लास्ट डेट टू डाउनलोड टेस्ट एडमिशन टिकट TAT, है ना। तो 9 मई को आपका लास्ट डेट है एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का। और आपको बता दें कि 9 मई को ही आपका एग्जाम है, तो एग्जाम से पहले तक आप जो अपना एडमिट कार्ड जो डाउनलोड कर पाएंगे, ठीक है। तो 9 मई 2026 कॉमेट के UGET एंड यूनिगेज 2026 एग्जाम, तो इस दिन आपका एग्जाम होगा कॉमेट के का 9 मई को, ठीक है।
उसके बाद देखिए दूसरा जो इंपॉर्टेंट डेट है वो 13 मई 2026, तो पब्लिशिंग ऑफ प्रोविजनल आंसर की एंड स्टार्ट डेट ऑफ ऑब्जेक्शन, यानी 9 मई को आपका एग्जाम खत्म हो रहा है और 13 मई को जो है आपका प्रोविजनल आंसर की पब्लिश कर दिया जाएगा। और जो भी अगर आपको ऑब्जेक्शन रेज करना है तो वो आप 13 मई को ही दोपहर 12 बजे के बाद जो आप कर सकते हैं, ठीक है। और कब तक आप यहाँ पे ऑब्जेक्शन रेज कर पाएंगे दोस्तों, तो 15 मई 2026 देखिए लास्ट डेट ऑफ रिसीविंग चैलेंजेस ऑब्जेक्शन और टू प्रोविजनल आंसर की, यानी 13 मई को दोपहर 12 बजे से आपका प्रोविजनल आंसर की पब्लिश कर दिया जाएगा। ऑब्जेक्शन करना है कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, चैलेंज करना है कर सकते हो। कब तक आप कर पाओगे, तो 15 मई को 11 बजे सुबह तक, ठीक। उसके बाद 20 मई 2026 को जो है आपका पब्लिशिंग ऑफ फाइनल आंसर की, यानी 26 मई को आपका फाइनल आंसर की पब्लिश कर दिया जाएगा। और फिर 26 मई 2026 2 बजे से टेस्ट स्कोर कार्ड मेड लाइव, है ना। और 26 मई से जो है दोस्तों आप अपना स्कोर कार्ड यानी अपना रिजल्ट जो डाउनलोड कर पाएंगे। जो भी आपको काम करना है यहाँ पे जो ऑफिशियल वेबसाइट दे रखा है, इसी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर जो आपको चेक करना है ना, कोई अदर कमेटी का ऑफिशियल वेबसाइट नहीं है, जो भी है वो आपका www.committee.org ही है, ठीक है। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं फी डिटेल पे कि कितना फी जो है आपका यहाँ पर लगने वाला है। तो स्ट्रीम जो है दोस्तों वो आपका पीसीएम है, फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स। और यहाँ पे अगर हम लोग कॉमेट के यूजीईटी के लिए बात करें तो 1950 रुपया प्लस ट्रांजेक्शन चार्ज इंटरनेट हैंडलिंग फी एज एप्लीकेबल, ठीक है। तो 1950 रुपया आपका यहाँ पे लगेगा और प्लस जो ट्रांजेक्शन चार्ज होता है या इंटरनेट हैंडलिंग चार्ज होता है वो आपका यहाँ पे लगने वाला है, ठीक है। तो वो डिपेंड करता है कि आप कौन से क्रेडिट कार्ड यूज करें, डेबिट कार्ड यूज करें या नेट बैंकिंग यूज करें, उसके अकॉर्डिंग जो यहाँ पे आपका ट्रांजेक्शन चार्ज है वो वेरी करेगा, ठीक है। बट दोस्तों अगर आप बोथ कॉमेट के एंड यूनी गेस दोनों ये टेस्ट एग्जाम में अगर आप बैठना चाह रहे हैं तो फिर आपका यहाँ पे 3200 रुपया जो है फी लगेगा, प्लस ट्रांजैक्शन और चार्ज और इंटरनेट हैंडलिंग फी जो है वो भी आपका यहाँ पे एप्लीकेबल होगा। तो ट्रांजैक्शन चार्जेस और इंटरनेट हैंडलिंग फी ऑन ट्रांजैक्शन कितना लगने वाला है यहाँ पे, तो आप टाइप देख सकते हैं, टाइप ऑफ ट्रांजैक्शन, आप किस तरह का ट्रांजैक्शन यहाँ पे कर रहे हैं, यानी किस मोड से आप अपना पेमेंट कर रहे हैं। तो पहला जो है पेमेंट यूजिंग क्रेडिट और डेबिट कार्ड, तो यहाँ पे ट्रांजैक्शन फी इंटरनेट हैंडलिंग विल बी 1.05% से लेके 1.15% ऑफ द ट्रांजेक्शन अमाउंट, है ना। यानी जो भी आप अमाउंट डाल रहे हैं, यानी आपका जैसे मान लीजिए सिर्फ आप सिंगल एग्जाम दे रहे हो तो 1950 और दोनों दे रहे हो तो 3200, है ना। तो उसका 1.05% से लेके 1.15% तक जो आपका ट्रांजेक्शन फी या इंटरनेट हैंडलिंग फी जो है लगेगा, ठीक है। उसके बाद अगर आप पेमेंट यूजिंग नेट बैंकिंग के थ्रू अगर आप पेमेंट करना चाह रहे हैं तो ट्रांजेक्शन फी विल बी बिटवीन 18 to 45 रुपीज, 18 से 45 रुपया तक लग सकता है। अब वो डिपेंड करता है, यानी मैं वेरी फ्रॉम बैंक टू बैंक, है ना, वो बैंक टू बैंक वेरी करेगा, प्लस जीएसटी ऑन कन्वीनियंस, ये सारी चीजें जो यहाँ पे एप्लीकेबल होता है, ठीक है। यानी 18 से 45 रुपया आपका लगने वाला है अगर आप नेट बैंकिंग के थ्रू जो है पेमेंट कर रहे हो, ठीक है। अब देखिए हाउ टू चेक द ट्रांजेक्शन फी, इंटरनेट हैंडलिंग फी चार्जेस, तो वो आप सारी चीजें वहां पे देख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो क्लियर हो चुका है कि फी कितना लगने वाला है। चलिए आगे देखिए कुछ इंपॉर्टेंट चीजें दोस्तों आपके लिए कि तो दिस फी इज नॉट रिफंडेबल अंडर एनी सर्कमस्टांस इंक्लूडिंग जुडिशियल और अदर स्टेटरी रीजन, है ना। तो यहाँ पे आप जो फी पेमेंट करोगे 1950 रुपया या 3200 रुपया, वो आपका नॉन रिफंडेबल है ना, किसी भी परिस्थिति में जो वो फी आपका जो वापस होने वाला नहीं है। तो ये चीज ध्यान रखना है कि अगर आपको एक्चुअली में एग्जाम देना है तो भी आप भरे, अदरवाइज ना भरे, क्योंकि अमाउंट भी यहाँ पे बहुत ज्यादा लगने वाला है, 1950 है, ठीक है, और 3200 के आसपास यहाँ पे लग रहा है, प्लस आपका जो ट्रांजेक्शन चार्ज है वो भी अलग से यहाँ पे लगेगा। तो इसलिए आपको यहाँ पे ध्यानपूर्वक जो है सारा काम करना है, ठीक है। फी पेमेंट फॉर एप्लीकेशन इज ओनली थ्रू ऑनलाइन मोड, है ना। यहाँ पे जो भी आपको फी पेमेंट करना है वो ऑनलाइन मोड ही आप कर पाएंगे, जैसे वाया नेट बैंकिंग हो गया, क्रेडिट कार्ड हो गया, डेबिट कार्ड हो गया, है ना। प्लीज चेक ट्रांजेक्शन इंटरनेट हैंडलिंग फी चार्जेस बिफोर पेमेंट, तो पेमेंट से पहले आप अपना जो चार्जिंग है ट्रांजेक्शन या इंटरनेट हैंडलिंग चार्जेस वो भी आप दोस्तों चेक कर सकते हो, ठीक है। यू विल बी डायरेक्टेड टू पे यू पेमेंट पोर्टल आफ्टर क्लिकिंग ऑन सबमिट बटन टू कंप्लीट द पेमेंट प्रोसेस, है ना। डायरेक्ट आप यहाँ पे जाके भी जो है आप अपना पेमेंट जो है दोस्तों कर सकते हैं। प्लीज री लॉग इन टू एप्लीकेशन आफ्टर कंप्लीशन ऑफ योर पेमेंट, आपको पेमेंट करने के बाद जो है फिर से आपको री लॉग इन करना है टू वेरीफाई द स्टेटस ऑफ योर पेमेंट, है ना। जैसे ही आप री लॉग इन करेंगे आपका वहां पे वेरीफाई हो जाएगा कि एक्चुअली आपका पेमेंट जो सक्सेसफुली हो चुका है, ठीक है। चलिए आगे, द एप्लीकेशन फी पेड बाय फॉर कॉमेट के एंड यूनिकेस आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, है ना। दोनों के लिए अलग अलग है, आप इंडिपेंडेंटली भी यहाँ पे फी पेमेंट कर सकते हो। फॉर क्लेम इशू इफ एनी
द कैंडिडेट हैव टू अप्रोच द रेस्पेक्टिव एजेंसीज और रिड्रेसल। ठीक है, तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको फी पेमेंट को लेकर, तो इन सारी चीजों पे दोस्तों आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। ठीक है, तो आई होप दोस्तों आप सबको सारी चीजें क्लियर हो गया होगा कि कमेटी की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रखा गया 2026 के लिए, इंपॉर्टेंट डेट्स क्या है, कब क्या क्या होने वाला है, साथ ही साथ फी कितना लगने वाला है, उसका पेमेंट का तरीका क्या है, कन्वीनियंस चार्जेस कितने लगने वाले हैं, या फिर इंटरनेट हैंडलिंग चार्ज कितना लगने वाला है। ठीक है, तो अगर आप सबों को वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करना, प्यारा सा कमेंट जरूर करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना दोस्तों। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के साथ, तब तक के लिए आप सभी को थैंक यू, बाय बाय।